या इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही थी। उसे एक घर की छत से रोटी का एक टुकड़ा मिल जाता है। मैं ये रोटी का टुकड़ा जंगल ले जाती हूँ, आधा कालू भैया को दे दूँगी और आधा मैं खा लूँगी। रानू चिड़िया वो रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच में उठाती है और वापस जंगल की तरफ उड़ती है। पेड़ की डाल पर कालू कौवा बैठा हुआ रानू चिड़िया की राह देख रहा था। मैं कब से यहाँ बैठा हुआ हूँ। रानो, क्या कुछ मिला खाने को? कौवे भैया, मैं थक गई हूँ। पता है, आज भोजन के लिए मुझे बहुत दूर तक जाना पड़ा। ये क्या है? ये रोटी है, इंसान इसे बहुत शौक से खाते हैं। लो, आधी तुम खा लो और आधी मैं खा लेती हूँ। रानू चिड़िया आधा रोटी का टुकड़ा कौवे को दे देती है। दोनों दोस्त मज़े मज़े से रोटी खाने लगते हैं। रानो, ये रोटी तो बहुत स्वादिष्ट थी। हम भी बनाएंगे, ये रोटी हम भी बनाएंगे अपने घर में। लेकिन कौवे भैया, ये बहुत मुश्किल काम है। माँ बताया करती थी कि पहले दानों को पिसवाना पड़ता है और बाद में आटे को गूंथकर रोटी बनती है। हम करेंगे, हम ये मुश्किल काम जरूर करेंगे। मैं तो आज के बाद रोटी ही खाऊंगा। दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मुर्गा बोलता है। मुर्गे की आवाज़ सुनकर कालू कौवा नींद से उठ जाता है। रोटी रोटी, मुझे तो आज रानो चिड़िया के साथ इंसानों की बस्ती में जाना है। कालू कौवा जल्दी से नदी पर जाता है। वो मुंह हाथ धोता है और चिड़िया के घर की तरफ उड़ता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो। कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है और ऊंची आवाज में चिड़िया को बुलाता है। रानू चिड़िया उठती है और दरवाजा खोल देती है। कौवे भैया, क्या हुआ? आज तो आपने मुझे सोने भी नहीं दिया। रानो चिड़िया, चलो चले, आज हम इंसानों की बस्ती जाएंगे। वहाँ से दाना लेंगे, आटा बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। देख लो, अगर रास्ते में मुझे धोखा दिया तो फिर दोबारा मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करूंगी। मैं वादा करता हूँ, मैं इस काम में तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा। कौवा और रानू चिड़िया वहाँ से उड़ते हैं। दोनों उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में पहुँच जाते हैं। वो दोनों किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, मैं और कौवा भी रोटी बनाएंगे, लेकिन हम रोटी अपनी बनाएंगे। क्या आप हमें बता सकती हैं कि रोटी कैसे बनती है? चिड़िया रानी, सबसे पहले खेत में जाओ और खेत से गेहूं की बालियाँ इकट्ठी करो। फिर उन बालियों से दाना अलग कर लेना। दाना पिसवा कर रोटी बनेगी। चिड़िया और कौवा दोनों किसान के खेत में जाते हैं। किसान के खेत में गेहूं की बालियाँ गिरी हुई थीं। रानू चिड़िया और कालू कौवा दोनों मिलकर काम करते हैं और गेहूं की बालियाँ जमा करते हैं। बालियाँ जमा करके वो एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं और फिर कौवा उन बालियों से दाना अलग करने लगता है। कौवा एक मोटी लाठी से बालियों को जोर जोर से मार रहा था और रानू चिड़िया बालियाँ उठा उठा कर कौवे के पास रख रही थी। मैं थक गया हूँ, मेरी सांस फूल रही है। रोटी खाना कोई आसान काम नहीं है, काम करोगे तो ही रोटी मिलेगी। वो दोनों दोस्त गेहूं की बालियों से दाना अलग करके एक थैली में डाल लेते हैं। मैं थैली उठाता हूँ और अब हम चक्की वाले इंसान के पास जाते हैं। चक्की वाला इंसान कहाँ है? मुझे तो नहीं मालूम। मुझे पता है, जब मैं चोरी करता था तो एक बार मैं चक्की वाले इंसान का दाना चोरी करने गया था। दोनों फिर से उड़ते हैं और चक्की वाले इंसान के पास पहुंच जाते हैं। इंसान इंसान, हमें इन दानों से आटा बना दो। अब ही इंतजार करना होगा, मेरे पास पहले से काम है। कौवा और चिड़िया थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और चक्की वाला इंसान अपना काम शुरू करता है। जो भी आटा लेने आता, चक्की वाला इंसान उसके आटे में से थोड़ा आटा चोरी कर लेगा और तराजू में आटे की तरफ चुंबक लगा देगा। कौवा बहुत ध्यान से ये सब देख रहा था। ऐसे ही वो इंसान कौवे और चिड़िया के साथ भी करता है। आटा बन गया है, आकर ले जाएं। चिड़िया, वो इंसान सबको उल्लू बना रहा है, लेकिन मैं नहीं बनूंगा। मैं उस इंसान से अपना पूरा आटा लूंगा। चिड़िया और कौवा इंसान के पास जाते हैं। इंसान तराजू के नीचे चुंबक लगाकर आटा रखता है। देख लो, तुम्हारा आटा पूरा है। कौवा चुपके से चुंबक उतार देता है। अब पूरा करो, हमें पागल बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो आटा तुमने निकाला है वो पूरा करो।
हम कोई इंसान नहीं है जो इतनी आसानी से उल्लू बन जाएंगे। इंसान जी, आप इंसानों में इतना लालच क्यों होता है? हम छोटे पक्षी बहुत मुश्किल से दाना दाना जमा करके लाए थे और आपने हमें ही चूना लगा दिया। झूठ मत बोलो, मैं तो इतना आटा ही दूंगा, लेना है तो लो, वरना तुम जाओ यहाँ से, कमजोर पक्षी कहेंगे। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे दूसरों को चूना लगाते हो। चिड़िया चलो मेरे साथ, जाओ जाओ, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। चिड़िया और कौवा वहाँ से चले जाते हैं। कौवे भैया, आपने तो थोड़ा आटा भी नहीं लिया, अब क्या करेंगे? हम कमज़ोर पक्षी उस इंसान का क्या कर सकते हैं? इन इंसानों का एक राजा होता है जिसका आदेश ये सब इंसान मानते हैं। हमें राजा जी के पास जाना होगा और राजा जी को सारी बात बताना होगी। फिर देखना राजा जी उस लालची इंसान को कैसी सजा देते हैं। कौवा और चिड़िया फिर से उड़ते हैं और इंसानों की बस्ती की एक तरफ बने राजा जी के महल की तरफ जाते हैं। महल के दरवाजे पर एक सिपाही खड़ा था। सिपाही सिपाही, हमें राजा जी से मिलना है। अपना नाम पता लिखवाओ। मेरा नाम है रानो चिड़िया और ये है मेरा दोस्त कालू कौवा। हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। सिपाही दोनों का नाम पता लिख लेता है। ठीक है, यहाँ से सीधे जाओ और कौवे ध्यान रखना, वहाँ जाकर महल में बिठ ना कर देना, राजा जी गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है ठीक है। चिड़िया और कौवा राजा जी के पास पहुंच जाते हैं। राजा जी, आपकी बस्ती में जो चक्की वाला इंसान है वो सभी को आटा कम तौल कर देता है। वो जब भी आटे का वजन करता है तराजू के नीचे चुंबक लगा देता है। वो चक्की वाला लालची और झूठा इंसान है। सिपाही जल्दी जाओ और उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। सिपाही घोड़े पर जाता है और चक्की वाले इंसान को पकड़कर ले आता है। राजा जी उस लालची इंसान को जेल डाल देता है और कौवे और चिड़िया का पूरा आटा उन दोनों को दे देता है। राजा जी शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। चिड़िया रानी, अब जल्दी से जाकर रोटी बनाकर खाओ और अपने बच्चों को भी दो। कौवा और चिड़िया महल से निकलते हैं और सीधे चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया रानी आटे में पानी मिलाकर गूंदती है और फिर रोटी बनाती है। दोनों दोस्त मिलकर गरम गरम रोटी का आनंद लेते हैं। इस बार तो कालू कौवे ने रानो चिड़िया का पूरा साथ दिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा कोई काम धंधा तो करता ना था, इसलिए गोरी और कालू कौवा मांग तांग कर गुजारा करते थे। चिड़िया, बहुत गर्मी है, थोड़ी देर तुम्हारे पंखे के सामने बैठने आई हूँ। बैठ जाओ, थोड़ा आगे होकर बैठ जाओ। गोरी, कालू भैया अब जाते हैं कहीं काम पर? ना, जाना कहाँ है, 2 महीने हो गए हैं घर में ही बैठा हुआ है। गोरी, वो है ना माही चील जिसके खेत हैं, उसे एक ट्रक ड्राइवर की ज़रूरत है। मुझे कल बताया था उसने। तुम कालू से कहो कि उससे जाकर मिल ले। ट्रक तो बहुत अच्छा चला लेता है, मगर काम भी करे ना तो फिर ही है। मैं बताऊंगी जाकर। कालू, आज मैं चिड़िया के पास गई थी, उसने मुझे बताया है कि माही चील को एक ट्रक ड्राइवर की ज़रूरत है। हाँ, वो मिल गई थी मुझे रास्ते में, मैंने बता दिया है उसे। क्या बता दिया है? यही कि मैं कल से आऊँगा काम पर। कालू, काम क्या करना होगा? उसकी फसलें ट्रक पर लाद कर मंडी लेकर जाना होगी। काम तो आसान ही है। ऐसा काम बार बार नहीं मिलता, अब मिल गया है तो अच्छे से करना। तनख्वाह भी ठीक है। चील मुझे रोज की सब्जी अपने खेत से और साथ 500 रुपए भी दिया करेगी। और क्या चाहिए हमें, सब्जी के पैसे भी बच जाया करेंगे। दूसरे दिन कालू कौवा चील के पास काम करने पहुंच जाता है। कालू, ये है मेरा ट्रक, पहले मुझे चलाकर दिखाओ कि तुम ड्राइवर हो भी कि नहीं। घुमा दूंगा, मैं तुम्हारे इस ट्रक को घुमा दूंगा। कालू कौवा ट्रक में बैठता है और आगे पीछे दाएं बाएं तेजी से ट्रक को चलाने लगता है और जोर जोर की ब्रेक लगाकर कालू ट्रक की तो चीखें ही निकाल देता है। चील कौवे को काम पर रख लेती है।
ट्रक पर चावल की बोरियां रख दी जाती हैं। कालू, ये चावल की बोरियां शहर ले जाओ। चील मालकिन, मैं रात को ट्रक अपने घर के सामने खड़ा कर लूंगा और सुबह आता हुआ इसी ट्रक पर आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, ये ठीक है। कालू कौवा ट्रक चलाता है। वो ट्रक में गीत लगा लेता है। ओ हो, ला 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 ला। अबे दूर हो जा, ऑटो चलाना नहीं आता और कहाँ से आ जाते हैं। अपने घर के सामने आकर कालू कौवा रुकता है और जोर जोर से हारन देता है। गौरी आवाज सुनकर घर से बाहर निकलती है। हाय, मैं मर गई। मेरा कालू तो ट्रक में बैठा बहुत सुंदर लग रहा है, मालिक लग रहा है ट्रक का। कालू उतरकर आ जाता है। कैसा लग रहा हूँ? मैं यही देख रही थी, ट्रक के मालिक लग रहे हो। खाना बना है क्या? हाँ हाँ, अभी अभी मैंने आलू की भुजिया बनाई है। कालू घर में जाता है। गौरी उसे खाना दे देती है। कालू जी, इतनी सारी बोरियां हैं चावल की, अगर तुम इनमें से एक बोरी घर में उतार लो, चील को कौन सा पता चलेगा। गौरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, उसे कैसे पता चलेगा? कालू कौवा खाना खाकर एक बोरी चावल की अपने घर में उतार लेता है और ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। वो मंडी में जाकर ट्रक लगा देता है। ट्रक अनलोड हो जाता है तो कौवा वापिस हो लेता है। ऐसे कालू कौवा हर रोज जब भी चील का माल लेकर जाता तो जाते हुए रास्ते में एक दो बोरी अपने घर उतार जाता। अभी एक महीना ही गुजरा था कि कालू कौवे और गोरी कौवी के तो रंग ढंग ही बदल जाते हैं। कौवे ने घर में एसी लगवा लिया था। गोरी ने नई नई चीजें ले ली थी। बड़ा मोबाइल फोन भी ले लिया था। चिड़िया, ये मोबाइल कल मेरा भाई लाया है मेरे लिए। गोरी बहन, चील कितनी तनख्वाह देती है कालू को? तनख्वाह का तो मुझे नहीं पता, वैसे वो बहुत खुश है मेरे भतीजी से। तनख्वाह के अलावा 1-2 हज़ार इनाम भी देती रहती है। कबूतर उड़ता हुआ वहाँ आता है। गोरी, तुम्हारे घर का दरवाजा खुला है और अंदर एसी चल रहा है। पागल, मैं खुद ही दरवाजा खोल कर आई हूँ। सोचा थोड़ा जंगल भी ठंडा हो जाए मेरे एसी की ठंडी हवा से। गोरी की ये बात सुनकर चिड़िया और कबूतर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब मैं जाती हूँ, मेरे कालू पति जी आने ही वाले होंगे। देसी मुर्गा बनाना है मैंने आज अपने पति कालू जी के लिए। गोरी चली जाती है। चंद दिनों में ही गोरी और कालू ने बहुत तरक्की कर ली है। चिड़िया, ये कालू जरूर कोई ना कोई काला धंधा करता होगा। मैं भी पूरा 1 साल ट्रक चलाता रहा हूँ, इतना पैसा कहाँ है ड्राइवरी लाइन में। बात तो ठीक है कबूतर भैया। अच्छा छोड़ो, हमें क्या, जो खाएगा गाजरें पेट में दर्द भी उसी के होगा। एक दिन कालू कौवा ट्रक अपने घर के सामने खड़ा करके 2 चावल की बोरियां उतार रहा था कि तोता उसे देख लेता है। तोता चील का मुंशी था। ये कौवे का बच्चा रास्ते में चावल उतार कर अपने घर क्यों रख रहा है? मुझे अभी जाकर मालकिन जमींदारनी को बताना होगा। तोता जल्दी जल्दी से उड़ता है। पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया मालकिन। किसे पकड़ लिया है तुमने? मुंशी, क्या कोई चोरी सब्जियां चुरा रहा था? सब्जियां नहीं मालकिन, चावल की बोरियां। कालू कौवा ट्रक अपने घर के सामने खड़ा करके पूरी 2 चावल की बोरियां उतार रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। वो कौवा ऐसे भी कर सकता है? मैंने कभी बोरियों की गिनती ही नहीं की। इसीलिए तो वो ये सब कर रहा है। अगर ऐसा है तो उस कौवे को सजा मिलेगी, उसे सजा जरूर मिलेगी। दूसरी सुबह कौवा ट्रक लेकर चील की तरफ जा रहा था। वो हारन बजाता हुआ, गुनगुनाता हुआ तेजी से अपना ट्रक आगे बढ़ा रहा था। कौवे, तुम रास्ते में कहीं रुकते तो नहीं हो मेरा माल लेकर? ना मालकिन, मैं सीधा मंडी और मंडी से ट्रक खाली करके फिर वापस घर आकर सो जाता हूँ।
और सुबह दोबारा आपकी सेवा करने हाजिर हो जाता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। ट्रक पर बोरियां लोड कर दी जाती हैं और कौवा फिर से ट्रक लेकर मंडी की तरफ जाता है। आज 2 नहीं बल्कि 3 बोरियां उतार लूंगा। गोरी बहुत खुश होगी। कालू कौवा ट्रक खड़ा करता है। इधर उधर देखकर कालू एक बोरी गोरी के सर पर और एक अपने सर पर रखता है कि वहाँ पीछे से चील तोते मुंशी के साथ हवाई मोटर में आ जाती है। चील हवाई मोटर से उतरती है। कौवा और कौवी डर जाते हैं और बोरियां नीचे फेंक देते हैं। तो रंगे हाथों पकड़े ही गए। मिट्ठू मुंशी के होते हुए चील मालकिन को कोई धोखा नहीं दे सकता। मुंशी, जल्दी से पुलिस बुलाओ। मालकिन मालकिन चील, ऐसा ना करें। मुझे और कालू को मुर्गा बनाकर अपने हाथों से मार लें। पुलिस को मत बुलाएं। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। गलती हो गई, मुझे माफ कर दें चील मालकिन। माफी मिलेगी तुम दोनों को, मगर सजा के बाद। पुलिस आ जाती है और कालू कौवे को पकड़कर ले जाती है। कालू कौवा सिलाखों के पीछे शोर मचा रहा था। गोरी गोरी मुझे बचा लेना, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। जंगल के सभी पक्षी वहां पहुंच गए थे। कबूतर भैया, चोर 100 दिन भी बच जाए मगर एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। गौरी अपने घर के बाहर बैठे रोई ही जा रही थी। तोता मुंशी उसी ट्रक में गौरी के घर से सारा सामान निकलवा कर लाद लेता है। मुंशी, वो एसी भी उतार लो। ट्रक चला जाता है। तोता मुंशी और चील भी हवाई मोटर लेकर चले जाते हैं। गौरी, तुमने ये सब क्यों किया? चिड़िया, पैसे के लालच में मैं और कालू अंधे हो गए थे। पहले 1 बोरी, फिर 2 बोरियां, और आज हम 3 बोरियां चुरा रहे थे कि पकड़े गए। अब बैठना एसी चला चला कर। कबूतर और चिड़िया चले जाते हैं और गौरी वहां बैठकर अपने उजड़े हुए घर को देखकर रोए जा रही थी। टुन्नू चिड़ा एक मेहनती किसान था। उसके पास एक छोटी सी खेती थी जिसमें वो तरह तरह की सब्जियां उगाया करता और उन्हें मंडी में ले जाकर बेचा करता। इसी से उसका घर का गुजारा चलता था। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। बहन जी, आज आलू लेकर आया हूँ, ताजे ताजे आलू। टुन्नू भैया, ये ठीक किया आपने। वैसे आपकी सब्जियां मेरे घर में सब बहुत पसंद करते हैं। मुझे 1 किलो आलू और आधे किलो टमाटर दे देना। वैसे आज करेले लाए हो क्या? मेरे घर में करेले बहुत पसंद करते हैं। ठीक है बहन जी, मैं अगली बार करेले जरूर रखूंगा। आप अगली बार मंडी में आओगी तो आपको करेले जरूर देखने को मिलेंगे। टुन्नू, क्या आज तुमने करेले लाया है? नहीं कबूतर, करेले की फसल तैयार होने वाली है, फिर आपको ताजे ताजे करेले दूंगा। करेले जरूर लेकर आना। मेरे माताजी को तुम्हारी खेती के ही करेले बहुत पसंद है। उस दिन टुन्नू के खेत के करेलों के लिए काफी सारे ग्राहकों ने बोला। टुन्नू घर जाकर अपनी पत्नी रीमा से कहता है, रीमा, आज बाजार में कई सारे ग्राहक ने करेले पूछा। मैं सोच रहा हूँ गर्मियों का मौसम है, करेले की बिक्री भी अच्छी हो जाएगी और अच्छे पैसे आएंगे तो हमारी जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी। हाँ टुन्नू जी, वैसे आपने ठीक किया। इस बार करेले की खेती करके अच्छे पैसे आएंगे तो हमारी छुटकी बिटिया की भी तो शादी करनी है। तभी टुन्नू के घर उस जंगल का बनवारी सेठ कालू कौवा आकर उसके नाम से पुकारने लगता है। कोई घर पर है? टुन्नू, अरे वो टुन्नू। सेठ जी, आप यहाँ ऐसे कैसे आना हुआ? मुझे पता है तू मुझसे मिलने नहीं आएगा, इसलिए मैं तेरे यहाँ आ गया। मैं तेरा कर्ज और नहीं रोक सकता, मुझे पैसों की जरूरत है। मेरे 20,000 रुपए मुझे लौटा दे। सेठ जी, मैंने तो आपसे 3 महीने की मोहलत मांगी है। अभी के अभी मैं पैसे कहाँ से लाकर दूं आपको? मुझे नहीं पता, मेरे पैसे मुझे वापस कर। वैसे तू करेले की खेती कर रहा है ना, मैं 2-3 दिनों में अपने साथियों को तेरे पास भेजूंगा। उन्हें सारे करेले तोड़कर दे देना, उसे बेचकर मेरे पैसे तो आ जाएंगे। सेठ जी, ऐसा मत करो, मेरे पे दया करो। ये मेरे 3 महीने की मेहनत है, अब सारे करेले तोड़कर ले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? कालू सेठ ने टुन्नू की एक बात नहीं सुनी और 2-3 दिनों में अपने साथियों को भेजकर
सारे करेले टोकरियों में भरकर मंगवा लिया। टुन्नू कुछ भी नहीं कर सका। जो भी उसने सोचा था वो कुछ भी नहीं हुआ। टुन्नू और रीमा चिंता में पड़ गए थे। माँ, पापा थोड़ा कुछ खा लो। सुबह से आप दोनों ने कुछ भी नहीं खाया है। मैंने रोटी बनाई है। टुन्नू जी, आप भी थोड़ा कुछ भोजन कर लो। देखिए ना, हमारी बिटिया ने हमारे लिए भोजन बनाया है। तभी उनके दरवाजे पर एक साधु बाबा आते हैं। बेटा कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। फुटकी बेटा, जाओ ये एक रोटी बाबा को दे दो। ये एक रोटी है, बाबा को दे दूं? घर में और कुछ भी नहीं है खाने के लिए। अगर मैं रोटी बाबा को दे दूंगी तो फिर आप दोनों क्या खाओगे? कोई बात नहीं छुटकी, हम भूखे रह लेंगे, पर बाबा जी को ऐसा भूखे नहीं भेज सकते। तुम जाके दे आओ। छुटकी वो एक रोटी साधु बाबा को दे देती है। साधु बाबा उधर ही बैठकर भोजन करने लगते हैं। साधु बाबा जी, आप खाना खाइए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। टुन्नू जी, अब ऐसे उदास मत रहिए। जो भी होगा देखा जाएगा। रीमा, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। सोचा था करेले बेचकर जो पैसे आएंगे उससे छुटकी की शादी कर देंगे, लेकिन ये तो होने से रहा। ये सब वो साधु बाबा सुनकर टुन्नू से कहते हैं। टुन्नू बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने आज इस भूखे का पेट भरा है। जीते रहो बेटा, तुम चिंता मत करो। आज रात की बारिश के बाद कल सुबह सूरज जरूर उगेगा। फिर वो साधु बाबा वहां से चले गए। उसी रात को जोरों की बारिश, आंधी तूफान शुरू हो गई। अगले सुबह टुन्नू नींद से उठकर देखता है तो उसकी सारी खेती करेले से भरी पड़ी है। रीमा, कल साधु बाबा यही कह रहे थे। देखो, हमारे खेत में सारे करेले ही भरे पड़े हैं। हो ना हो, वो साधु महात्मा तो बहुत चमत्कारी है, इसीलिए तो फिर से हमारी खेत में सारे करेले ही लगे हैं। पापा, ये करेले बहुत अच्छे दामों में बिक जाएंगे। हाँ छुटकी, ये ताजे ताजे करेले बहुत बढ़िया दाम में बिकेंगे। वो करेले लेकर बाजार में बेचता है। उसके सारे करेले कुछ ही मिनटों में बिक जाते हैं और उसको खूब मुनाफा होता है। दूसरी तरफ कौवे ये सबसे बहुत जल रहे थे। कालू जी, ये टुन्नू के खेत में 2 दिन में ही फिर से करेले कैसे लग गए? हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। 2 दिनों में ही इसके करेले फिर से कैसे तैयार हो गए। कालू जी, चलो हम दोनों इस टुन्नू के घर को आग लगा देते हैं। मैं उस रीमा चिड़िया को खुश नहीं देख सकती हूँ। ऐसा सोचकर वो दोनों टुन्नू के घर आते हैं और उसके घर को आग लगाते हैं। उस समय घर में कोई नहीं था। आग लगाकर वो वहां से चले जाते हैं। जब वो तीनों नदी से पानी पीकर घर आते हैं तो देखते हैं कि उनका घर तो अब सोने का घर हो गया है। टुन्नू जी, ये क्या हमारा मामूली सा घर अब सोने के घर में कैसे बदल गया? लगता है वो बाबा जी ने हमारे घर पर भी कोई जादू किया है। हाँ रीमा, ये तो वो साधु बाबा जी का चमत्कार है। अब हमें कोई चिंता नहीं है। गौरी, चलो इसके खेत को भी हम आग लगा देते हैं। कालू जी, हम अगर उसके खेत को आग लगाएंगे तो कहीं उसका खेत सोने का ना हो जाए, फिर तो वो टुन्नू पूरी दुनिया का अमीर पक्षी बन जाएगा। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तीनों अब सोने के घर में खुशी खुशी से रहने लगे। ये लो रीमा चिड़िया, तुम अपने पैसे और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। अगर तुम मुझे पैसे ना देती तो आज मेरा बेटा जिंदा ना होता और ना ही उसका इलाज हो पाता। कबूतर भैया, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मैंने आपकी मदद ही तो की है, और वैसे भी आप तो मेरे दोस्त हो। अब तो दोस्त की मदद तो करनी ही चाहिए। अच्छा तो ठीक है रीमा, अब मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें आधी रात को भी मेरी मदद की जरूरत हो तुम मुझे जरूर बुलाना, मैं आ जाऊंगा भागा भागा तुम्हारे लिए। कबूतर पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। ये सब कालू देखता है। अच्छा, तो रीमा चिड़िया को उसके पैसे मिल गए हैं। अब कितने सारे पैसे हैं इसके पास। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू अपने घर आता है और गौरी से कहता है, गौरी, चिड़िया के पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं अभी अभी अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। कबूतर ने उसके पैसे वापस कर दिए हैं। इतने सारे पैसे मैं तो देख के ही रह गया। हाँ, कबूतर ने चिड़िया से पैसे लिए थे, इसलिए उसने वो वापस किए हैं। तुम तो किसी को उधारी के पैसे देते ही नहीं हो। जो कोई तुम्हें अब वापस करे, तुम तो बस सबसे उधार लेते ही हो। हाँ गौरी, ये तो हमारा काम है कि हम दूसरों से लेते हैं पर किसी को देते नहीं है। अब तुम ऐसा करो, तुम ये सब छोड़ो, रीमा के पैसों के बारे में सोचो। वो कितने सारे पैसे हैं। अगर वो सारे पैसे हमने चुरा लिए तो हमारे दिन ही बदल जाएंगे। हाँ कालू जी, वैसे हम चुरा तो सकते हैं,
क्योंकि हम तो चोरी बड़े अच्छे से कर लेते हैं। हमने तो कई बार चोरियां की हैं, पर हम कभी पकड़े नहीं गए। तो फिर ठीक है गौरी, आज रात को ही जाते हैं रीमा चिड़िया के घर पर। कालू और गौरी चोरी की योजना बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रीमा चिड़िया के पास कुछ ज्यादा ही पैसे थे, इसलिए वो सोच रही थी कि अब वो इतने सारे पैसों का क्या करेगी। तब उसकी बेटी उससे कहती है, मम्मा, ऐसा करो, आप मुझे इन पैसों में से कुछ पैसों की एक सुंदर सी बड़ी सी डॉल दिला दो। वैसे भी मेरा जन्मदिन आ रहा है, तो मैं फिर आपसे कुछ नहीं मांगूंगी जन्मदिन पर। नहीं छुटकी बेटी, मैं तुम्हें डॉल तो नहीं दिला सकती, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें डॉल दिला दी तो फिर तो तुम सारा दिन उसी के साथ खेलती रहोगी और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगी। तुम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करोगी। मम्मा, आप ही मुझे बता दो कि आप इन इतने सारे पैसों का क्या करोगी फिर जब मुझे डॉल नहीं दिला रही हो। रीमा, मैं इन पैसों से एक खेत खरीदूंगा, फिर उसमें तरह तरह के सब्जियों की खेती करूंगा, उससे हमें और पैसे मिलेंगे। हाँ टुन्नू जी, हम ऐसा ही करेंगे। मैं ये पैसे अलमारी में रख दूंगी। रीमा चिड़िया पैसे अलमारी में रख देती है। ऐसे ही रात हो जाती है। गौरी और कालू रीमा के घर पर पैसे चोरी करने के लिए जा रहे थे। तब कालू कहता है, गौरी, अगर तुम चल रही हो मेरे साथ तो चलो, लेकिन जरा भी आवाज मत करना। मैं आराम से जाऊंगा और उसकी अलमारी से पैसे निकाल लाऊंगा। आधी रात को कालू और गौरी चोरी करने रीमा चिड़िया के घर जाते हैं। गौरी, रीमा और टुन्नू तो सो रहे हैं और उसकी बेटी भी। मैं जल्दी से उसकी अलमारी खोलता हूँ और पैसे लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। हाँ ठीक है, ले लो जल्दी से अलमारी से पैसे, लेकिन अलमारी खोलते समय आवाज मत करना बिल्कुल भी, नहीं तो चिड़िया उठ जाएगी। कालू चुपके से दूसरे कमरे में आता है और अलमारी में से पैसे उठा लेता है। वो दोनों वहां से पैसे चुराकर भागते हैं। जब वो दोनों पैसे लेकर जा रहे थे, तभी भूरा कौवा रास्ते में बैठा उन्हें देख लेता है। वो उन दोनों को चाकू दिखाकर रोक लेता है और कहता है, अरे ओ कव्वो, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? चलो ये पैसे पहले मुझे दो, उसके बाद कहीं जाना। अगर नहीं दिए तो मैं मार दूंगा तुम दोनों को। नहीं, हम तुम्हें ये पैसे नहीं देंगे। अरे ये पैसे हम बहुत ही मुश्किल से चुरा कर लाए हैं, हमें जाने दो, हमें कुछ मत करना। कालू जी, आप दे दो इसे पैसे, नहीं तो ये चाकू से हमें मार देगा। हमें मरना नहीं है, दे दो इसे पैसे। कालू और गौरी उसे चोर कौवे को पैसे दे देते हैं। भूरा कौवा पैसे लेकर उड़ता है, लेकिन चील उसे रोक लेती है। अरे अरे कव्वे, क्या हुआ है? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है, और वो भी इतनी रात को? वो कहीं नहीं चील दी, मैं तो बस इधर अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो उसे ही देखने जा रहा हूँ। अच्छा कव्वे, कहीं तू मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है? पर अब तू चाहे झूठ बोल रहा हो या सच, देख मुझे बहुत भूख लगी है, तो अब तू अपने दोस्त को देखने नहीं जा पाएगा, क्योंकि अब तो तू सीधा मेरे पेट में जाएगा। नहीं नहीं चील दी, ऐसा ना करना, कृपया मुझे जाने दो, मेरा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। चील उसकी एक नहीं सुनती। वो भूरे पर हमला करती है और उसे मारकर खा जाती है। सुबह रीमा चिड़िया जंगल में भोजन की खोज करने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में पोटली दिखाई देती है। ये क्या? ये तो पैसों की पोटली है, पर ये यहाँ कैसे आई? ये तो मुझे अपने ही पैसों की पोटली लग रही है। लगता है कोई इसे मेरे घर से चुरा कर लाया होगा, तब ये यहाँ गिर गई है। मैं अब इसे अपने घर ले जाती हूँ। रीमा चिड़िया पोटली लेकर घर लौटती है और टुन्नू चिड़ा उन पैसों से एक खेत खरीदता है और उसमें तरह तरह के सब्जियों की खेती करता है। फिर वे सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में बारिश का मौसम आने वाला था। सुनिए कालू जी, आज मेरी माँ का दूसरे जंगल से संदेश आया था। वो बोल रही है कि बेटी घर आओ। गौरी, अगर हम तुम्हारी माँ के घर चले गए तो हम अपना घर नहीं बना पाएंगे, तो फिर हम बरसात का मौसम कहाँ गुजारेंगे? कालू जी, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। आपको पता है मेरी माँ ने लड्डू बनाया है और मुझे लड्डू बहुत पसंद है। तुम बहुत ज्यादा कामचोर हो। अरे अपने लड्डू के चक्कर में तुम अपनी माँ के घर जा रही हो। कालू जी, अगर मैं कामचोर हूँ तो तुम कौन हो? अरे तुम भी तो कुछ नहीं करते हो, तो तुम भी तो कामचोर हुए ना। फिर दोनों ऐसे दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। वो जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें रीमा चिड़िया और उसका पति टुन्नू मिलते हैं। चिड़िया, क्या तुमने अपना पक्का घर बना लिया? नहीं नहीं,
मैंने अभी अपना घर नहीं बनाया है, अभी तो बस सारा सामान इकट्ठा किया है, अब बनाना शुरू करूंगी। रीमा, तुम मेरी बहन हो ना? लगता है कौवे भैया तुम्हें मुझसे कोई काम पड़ गया है, इसीलिए तो बोल रहे हो कि तुम मेरी बहन हो ना? नहीं चिड़िया, काम तो कुछ नहीं पड़ा, बस तिनके और पत्तों से अपना घर थोड़ा बड़ा बना लेना। गोरी, मैं छोटी सी चिड़िया हूँ तो ज्यादा बड़ा घर बना के क्या करूँगी? हमें बस थोड़ी जगह चाहिए, इसलिए मैं तो हमारे लिए छोटा ही घर बनाऊंगी। चिड़िया, मेरी माँ मुझे बुला रही है, उन्होंने लड्डू बनाया है, इसलिए मैं लड्डू खाने जा रही हूँ और मैं वहाँ से वापस आऊंगी तब तक कहीं बारिश न शुरू हो जाए। अगर बारिश शुरू हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी, इसलिए तुम मेरी मदद कर देना। गोरी और कालू, लड्डू खाना जरूरी नहीं है, अपना घर बनाना जरूरी है। तो तुम घर बनाओ, लड्डू खाने मत जाओ। चिड़िया तो उन्हें बहुत समझाती है, पर वो दोनों तो उसकी एक बात नहीं सुनते। वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी उन्हें तोता तिनके लाते हुए दिखाई देता है। लगता है कालू जी, जंगल में सच में बारिश शुरू होने वाली है। सब पक्षी घर बनाने में व्यस्त हैं। गोरी, बस हम दोनों ही निकम्मे हैं। मुझे तो चिंता सता रही है कि हम बरसात का मौसम कैसे गुजारेंगे। गंदी शक्ल वाले कालू, अगर तुम्हारा मन नहीं है मेरे साथ जाने का तो मत जाओ, तुम यहीं रहो, मैं चली जाती हूँ। तुम यहाँ रहकर पक्का घर बना लेना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हें अकेला कैसे जाने दूं? तुम्हें पता है ना वो जंगल कितना दूर है। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे कि तभी तोता तो उनके पास रुकता है। गोरी और कालू, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे, सब पक्षी तो पक्का घर बनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं और तुम दोनों आराम से इधर बैठे हो। हमारा एक पड़ोसी है ना, मोटी चोंच वाला तोता, उसके घर में रहेंगे हम। बताओ, क्या रहने दोगे हमें अपने घर में? तुम्हें बोलने की तो तमीज नहीं है, कैसे बात कर रही हो मुझसे? चाहे मेरी चोंच मोटी हो या फिर पतली, बनाई तो ऊपर वाले ने ही है ना। अगर ऊपर वाले ने बनाई है तो चोंच कटवाते भी हैं। जाओ, जाकर कटवा लो अपनी चोंच को। गोरी, तुम्हारा दिमाग शैतानी है, या तो तुम अपनी शैतानी निकाल दो या फिर अपना दिमाग मत चलाओ। तोता तो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। फिर गोरी कालू फिर से उड़ते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं। वो उड़ते हुए जा रहे थे कि तभी उन्हें आगे कबूतर मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था। गोरी, कालू, तुम दोनों आगे मत जाओ, आगे बारिश के काले बादल आ रहे हैं, वो हमारे जंगल की तरफ ही आ रहे हैं। यार कबूतर, मेरा तो मन नहीं है जाने को, लेकिन इस गोरी ने मुझे परेशान करके रखा है, यही मुझे लेकर जा रही है। वरना मेरा मन तो यह कह रहा है कि आराम से अपने घोंसले में जाकर बैठूं। गंदी आंखों वाले कबूतर, तेरी आंखें ही खराब है, इसीलिए तुझे कोई भी चीज अच्छे से नजर नहीं आती। वो बारिश के बादल नहीं होंगे, वरना मुझे तो इधर उधर कोई बारिश के बादल नजर नहीं आ रहा है। गोरी, ना जाने तुम कब सुधरोगी, कब तुम दूसरों की बातों का मजाक बनाना बंद करोगी। देखो कालू, तुम इसकी बातें मत सुनो, चलो जल्दी से, नहीं तो लड्डू खत्म हो जाएंगे। कबूतर मेरे दोस्त, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये गोरी बहुत बोलती है, इसकी जुबान बहुत लंबी है। हाँ, लो काट लो काट लो। मेरी जुबान ज्यादा लंबी है तो कालू जी? न जाने वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी कर ली। अरे, मुझे तो तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। गौरी तो ये सुनकर डंडा उठा लेती है। तब कालू तो डर जाता है। गोरी, मेरी प्यारी पत्नी, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा, कृपया डंडा रख दो। कालू, तुम इतना डरते हो अपनी पत्नी से, फिर तो तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है। वो दोनों किसी की नहीं सुनते और वो उड़ते हुए जाते हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तेज बारिश और हवा शुरू हो जाती है। वो दोनों एक बड़े से पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। गोरी, ये सब तुम्हारे वजह से ही हो रहा है, वरना आज हम अपने नए घर में बैठकर बारिश के मजे ले रहे होते। तुम भी तो पेट भरकर लड्डू खाओगे। गौरी कालू से झगड़ा कर रही थी, तभी एक तेज आवाज आती है और कालू पर बिजली गिरती है। बेचारा कालू तो वहीं मर जाता है। बिजली गिरने के वजह से गौरी का शरीर काम नहीं कर रहा था। गौरी अब बहुत रो रही थी और बहुत पछता रही थी। कालू, ये क्या हो गया हमारे साथ? आपको क्या हुआ, बोलिए कालू जी। ये क्या हो गया मेरे साथ? लड्डू के चक्कर में मैंने मेरी जिंदगी ही खराब कर ली। ऐसे कौवी एक लड्डू के चक्कर में जंगल के सभी पक्षियों से लड़कर और अपने पति कालू की जान गंवा बैठी है। मम्मा, हम ऐसे कब तक ये चावल खाते रहेंगे? मम्मा, क्यों ना आप इन चावलों से खिचड़ी या फिर खीर बनाओ।
लेकिन छुटकी खीर या खिचड़ी बनाएंगे तो उसके लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा और हमारे पास लकड़ियाँ नहीं हैं। मैं कैसे बनाऊंगी तुम्हारे लिए? और बाहर तो बारिश हो रही है, मैं बाहर से लकड़ियाँ ला भी नहीं सकती, इसलिए मुझे आस पड़ोस में पता करना होगा, शायद किसी के पास सूखी लकड़ियाँ मिल जाए। हाँ तो ठीक है मम्मा, आप किसी से पूछ लीजिए पड़ोस में। क्या भी जाती हूँ गोरी के यहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ आलसी गोरी कौवी अपने घोंसले में खर्राटे मारकर सो रही थी। तभी उसका पति गुस्से में उससे कहता है, अरे ओ गोरी, कब तक सोती रहोगी? यहाँ भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। अरे क्या बात है, क्यों हर समय बड़बड़ाते रहते हो? जरा मैं थोड़ा बहुत सोती हूँ तो मुझे सोने दिया करो, क्यों कान में चिल्लाते हो? गोरी, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। उठो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे भूख लगी है। अब ऐसे ही बैठी मत रहो मेरे सामने। देखो कालू जी, मुझसे कोई खाना नहीं बनाया जाएगा। बाहर बारिश हो रही है, जब तक बारिश चलती रहेगी मैं कोई काम नहीं करूँगी, ना खाना बनाऊंगी ना घर का काम। मैं बस सोऊंगी, इसलिए मुझे सोने दो, मुझसे कोई काम नहीं होगा। हे ऊपर वाले, ये आपने मुझे कैसी बीवी दी है? मुझे भूखा ही रखती है हर समय। अब मेरे ऊपर एक मेहरबानी करना, अगले जन्म में मुझे अच्छी बीवी देना या फिर मुझे कुंवारा ही रखना। इससे अच्छा तो मेरी शादी ना होती। कालू कौवा अपने मन में ऐसे सोच रहा था। तभी रीमा चिड़िया वहाँ आ जाती है और तब कालू उससे कहता है, रीमा, तुम और बताओ कैसे आना हुआ इतनी तेज बारिश में? कालू भैया, मैं आपके घर सूखी लकड़ियों का पूछने आई हूँ। क्या आपके यहाँ पे सूखी लकड़ियाँ हैं? वो क्या है ना, मुझे खाना पकाने के लिए सूखी लकड़ियाँ चाहिए थी। हाँ चिड़िया, मेरे घर पे तो बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ हैं, लेकिन उन्हें देने से मेरा क्या फायदा होगा? गोरी बहन, आप ही बता दीजिए कि आपको अपनी लकड़ियों के बदले क्या चाहिए। तो देखो छोटी चिड़िया, तुम जो अपने घर में खाना बनाओगी उसमें से आधा हमारे घर पे लाकर देना होगा, तो मैं तुम्हें लकड़ियाँ दे सकती हूँ। बताओ तुम्हें मंजूर है? मैं क्या करूँ अब? अगर मैं अभी लकड़ियाँ नहीं लूँगी तो मेरी बेटी छुटकी फिर से कच्चे चावल खाएगी। ठीक है गोरी बहन, आप मुझे लकड़ियाँ दे दो, मैं जो भी बनाऊंगी आपको दे दूंगी। तो फिर ठीक है, ले जाओ फिर तुम लकड़ियाँ। माँ चिड़िया लकड़ियाँ लेकर घर की तरफ आती है। घर आकर वो जल्दी स्वादिष्ट सी खिचड़ी बना लेती है और खिचड़ी को 2 प्लेटों में आधी आधी करके रख लेती है। मम्मा, ये आप एक प्लेट खिचड़ी कहाँ लेकर जाने वाली हो? छुटकी बेटी, ये खिचड़ी मैं गोरी के घर देने जा रही हूँ, क्योंकि ये लकड़ियाँ मैं उन्हीं के यहाँ से लाई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो भी बनाओ उसमें से आधा हमें देना। रीमा चिड़िया ऐसे अपनी बेटी को सारी बात बता ही रही थी कि वहाँ गौरी आ जाती है। मैं खिचड़ी लेकर आपके घर आने ही वाली थी, चलो अच्छा हुआ कि आप ही आ गई। मैं तो बस देखने के लिए आई थी। अब जब तुम्हारी खिचड़ी बन ही गई है तो लाओ इधर मुझे दे दो, मैं ही ले जाती हूँ, तुम्हें नहीं आना पड़ेगा। वैसे खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, मजा आ जाएगा आज तो खिचड़ी खाकर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर गौरी खिचड़ी लेकर तुरंत घर आ जाती है। वाह वाह मेरी बीवी, तुम तो बहुत होशियार हो और बहुत चालाक हो। तुमने तो बैठे बैठे भोजन भी ले लिया। वैसे तुम सच में बहुत अच्छी हो। चलो अब लाओ, जल्दी से मुझे खिचड़ी खाने को दे दो, आज तो मजा ही आ जाएगा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, अब मैं अच्छी हो गई। और तुम कभी कभी कहते हो अगले जन्म में मुझे अच्छी बीवी मिले। नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, तुम अच्छी ही तो हो। मैं तो यही कहता हूँ कि भगवान अगले 7 जन्मों तक मुझे तुम्हारे जैसी ही चालाक बीवी दे। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अब उन्हें बारिश के मौसम में चिड़िया से अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। फिर वो मजे से खिचड़ी खाते हैं। अब तो हर दिन वो रीमा चिड़िया से तरह तरह के पकवान बनवाकर खाने लगे थे। ऐसे ही एक दिन छुटकी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा, ऐसे हम हर दिन हमारे भोजन में से आधा हिस्सा पड़ोसी कौवों को देते रहेंगे तो हमारा राशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ छुटकी बेटी, अब हम कर भी क्या सकते हैं, हर बार कच्चे चावल या कच्ची सब्जी खा भी नहीं सकते। मम्मा, आप लकड़हारे पक्षी के पास जाकर अनाज के बदले उससे लकड़ियाँ क्यों नहीं लेकर आती? मगर छुटकी, वो लकड़हारा पक्षी तो जंगल के आखिरी हिस्से में रहता है, उतने दूर जाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर मम्मा, आपको तो बस एक बार ही मेहनत करनी होगी, उसके बाद हम बारिश के मौसम खत्म होने तक आराम से चूल्हा जलाकर पकवान बना सकते। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ठीक है,
मैं अभी थोड़ा सा अनाज लेकर लकड़हारे के पास जाती हूँ और अनाज के बदले कुछ सूखी लकड़ियाँ उसे ले आऊंगी। फिर रीमा कुछ अनाज लेकर जंगल के आखिरी हिस्से में लकड़हारे पक्षी के पास जाती है। लकड़हारे जी, इस अनाज के बदले मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ दे दो, मैं बहुत दूर से आई हूँ। चिड़िया, मैं किसी को भी मेरी सूखी लकड़ियाँ बेचना नहीं चाहता, क्योंकि और कुछ महीनों तक जंगल में बारिशें होने वाली हैं। अगर तुम इतनी दूर से आई हो तो अनाज के बदले एक लकड़ियों की गठरी ले जाओ। फिर चिड़िया लकड़हारे को अनाज की पोटली देती है और ढेर सारी सूखी लकड़ियाँ अपने घर लाती है। दूसरी ओर कालू गोरी से कहता है, गौरी, आज हम उस रीमा चिड़िया से कुछ छटपटा खाने में बनवाते हैं। हाँ कालू जी, आप एकदम सही कह रहे हो, छटपटा खाने का मन कर रहा है। मैं तो कहती हूँ कि आज हम उस रानू से पकौड़े और हरी चटनी बनवाते हैं। पकौड़े बहुत दिनों से नहीं खाया है। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो, बहुत दिनों से पकौड़े ही नहीं खाया है, तो ऐसा करो, तुम यही बनवा लो। गौरी ऐसे चिड़िया के पास आ जाती है और उससे कहती है, अरे सुनो चिड़िया, मैं ये बोलने आई हूँ, आज तुम पकौड़े बना देना खाने में। बहुत दिन हो गए पकौड़े नहीं खाया, इसलिए मेरा और मेरे पति का पकौड़े खाने को मन कर रहा है। गोरी बहन, अब मैं आपको खाना नहीं दे पाऊंगी। लेकिन चिड़िया, अब तुम लकड़ियाँ कहाँ से ले आओगी? नहीं गोरी बहन, मैंने लकड़हारे पक्षी से अपने लिए सूखी लकड़ियाँ खरीद ली है। ये सुनकर गौरी उदास होती है। चिड़िया, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पहले बताना चाहिए था। अब मैं और कालू क्या खाएंगे? अच्छा ठीक है गोरी, आज के लिए तुम मेरे घर से भोजन ले जाओ। मैंने दम आलू बनाया है, और याद रखना कल से तुम मेरे घर मत आना, तुम खुद अपने लिए भोजन बनाओ। अच्छा, तुम मुझे ये दम आलू ही दे दो। फिर रीमा गौरी को एक प्लेट में दम आलू डाल कर देती है। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है और उस दिन से चिड़िया अपने लकड़ियों से ही भोजन बनाने लगती है। छुटकी अपनी मम्मा से बातें कर रही थी। मम्मा, मुझे फल खाने का बहुत मन कर रहा है। रोज रोज दाना मेरे गले में से उतर नहीं रहा है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, लेकिन मम्मा अब मैं और भूखी नहीं रह पाऊंगी। आज मुझे अपनी पसंद का खाना है। आप मेरे लिए कहीं से भी फल लेकर आओ, मेरा फल खाने का बहुत मन है। मम्मा, अगर आप मेरे लिए फल नहीं लेकर आई ना तो मैं बहुत रोऊंगी और जंगल को इकट्ठा कर लूंगी। फिर सब पक्षी कहेंगे कि छुटकी की मम्मा ने उसे फल नहीं दिया है खाने को। ये सुनकर उसकी मम्मा बोली, अच्छा मेरी बेटी, ये बात है, जंगल में तो बाकी का और भोजन मिलता है, पर पता नहीं फल कहाँ मिलेगा। लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए फल जरूर लेकर आऊंगी। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, पर तुम्हें फल जरूर खिलाऊंगी। फिर रीमा अपनी बेटी को सुला देती है। फिर वो घर से निकल जाती है और उड़ते उड़ते सोचती है कि अब उसे फल कहाँ से मिलेंगे। वो उड़ते हुए बहुत दूर निकल जाती है और थक जाती है, पर उसे एक भी फल नहीं मिलता। जब वो घर लौट रही थी तो उसे अजीब सी खुशबू आती है। वो खुशबू तो किसी फल की थी। अरे ये क्या, ये तो अंगूर की मीठी खुशबू है, पर ये इस जंगल में से कैसे आ रही है? मैं देखती हूँ। रीमा उस खुशबू की तरफ आती है। वो खुशबू उसके घर के आंगन से आ रही थी। वहाँ अंगूर की बेल थी। अरे वाह, यहाँ पे तो बहुत अंगूर हैं। मैंने बहुत दिन पहले कुछ बीज अपने आंगन में बो दिए थे। सोचा था अनाज के बीज हैं, लेकिन ये तो अंगूर के बीज हैं। मतलब अब मेरी बेटी छुटकी को फल खाने के लिए मिल जाएंगे। मुझे तो लगा था कि फल मिलेंगे ही नहीं। अब तो मेरी बेटी का सपना पूरा हो जाएगा। ये कहकर रीमा वहाँ से एक अंगूर का गुच्छा तोड़ती है और अपनी बेटी के लिए घर लेकर आती है। मम्मा, आपने तो सच में मेरे लिए फल लाई हो। अब तो मैं हर दिन अंगूर खाऊंगी, क्योंकि अब तो मेरे घर के आंगन में ही अंगूर की बेल है। हाँ खा लेना, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद। अभी अंगूर बहुत कच्चे हैं। कच्चे अंगूर से गला खराब हो जाता है। छुटकी अंगूर खाती है और बहुत खुश होती है। उसे खुश देखकर रीमा भी खुश हो जाती है। लेकिन रीमा के पड़ोस में कौवी रहती थे। गौरी अपने घर की खिड़की से सब देख रही थी। इस छोटी चिड़िया के तो आजकल मजे ही मजे हैं। रहती छोटे से घर में है और अब तो अंगूर वाली चिड़िया बन गई है। उसके आंगन में अंगूर की बेल है और यहाँ हमें देख लो, हमारे नसीब में तो सूखा दाना है। मुझसे तो चिड़िया की मुस्कुराहट देखी नहीं जाती है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये कहकर गौरी अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है। गौरी, क्या हुआ?
चिड़िया की खुशियों को देखकर फिर से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तुम तो किसी को खुश देख ही नहीं सकती हो, तुम्हें बहुत ज्यादा जलन होती है। हाँ कबूतर, चले क्या वहाँ से अंगूर खाने चिड़िया की बेल से? तुम तो जानते ही हो कि अब तो मुझे सूखे दाने खाए नहीं जाते। अरे गोरी, चिड़िया के अंगूर की चोरी। हाँ चलो चलो, हम अंगूर लेकर खाएंगे आज तो। रात हो जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी घर में सो रही थी। वहीं गौरी और कबूतर अंगूर के बेल के पास पहुंच जाते हैं। अरे वाह, आज तो मुझे मजा ही आ जाएगा। आज तो मैं मजे से अंगूर खाऊंगी। गोरी चुप कर जाओ और धीरे बोलो, नहीं तो वो चिड़िया नींद से उठ जाएगी। अब जल्दी से हम अंगूर तोड़ते हैं, कहीं वो चिड़िया उठकर बाहर ना आ जाए। गौरी अपनी चोंच से अंगूर तोड़ती है और खाने लगती है, लेकिन वे अंगूर बहुत कच्चे थे। कच्चे अंगूर खाने से गौरी का गला खराब हो जाता है। उसके मुंह से आवाज भी नहीं आ रही थी। वो दर्द से रो रही थी। गोरी, तुम्हारा गला लाल हो गया है, क्या हो गया तुम्हें? अरे बाप रे, अब तो मुझे तुम्हारी आवाज भी नहीं आ रही है। कबूतर की आवाज सुनकर रीमा उठ जाती है। अरे ये क्या, ये आवाज कैसी आ रही है शोर की? कहीं कोई मेरे अंगूर चोरी तो नहीं कर रहा है? मैं देखती हूँ बाहर जाकर क्या हो गया है। रीमा बाहर आती है। ये क्या हो गया है कबूतर भैया? ये गोरी के मुंह से आवाज क्यों नहीं आ रहा है? क्या हुआ है इसे? और कबूतर उसे सारी बात बताता है। चिड़िया बहन, पता नहीं इसने तुम्हारे बेल से अंगूर खाया कि तभी इसका गला लाल हो गया है और इसके मुंह से आवाज नहीं आ रही है। गोरी बहन, तुम घर में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी गर्म करती हूँ, तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा। फिर रीमा गौरी को घर में ले आती है और गौरी के लिए पानी गर्म करती है। थोड़ी देर में पानी गर्म हो जाता है। फिर चिड़िया गौरी को गर्म पानी पीने के लिए दे देती है। गौरी जैसे ही गर्म पानी पीती है तो उसका गला ठीक हो जाता है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, जो मैंने तुम्हारे अंगूर चोरी करके खाया, जिस वजह से मेरी आवाज चली गई। वो क्या है ना चिड़िया, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम अब अंगूर वाली चिड़िया बन गई हो और मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन गोरी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सब अंगूर बहुत कच्चे हैं, इन्हें पकने में और कुछ दिन लगेगा। आज के बाद कभी मत खाना ऐसे। जब ये अंगूर पक जाएंगे तब तुम दोनों को ला कर दूंगी। ऐसे गौरी चिड़िया से माफी मांगती है। फिर कबूतर गौरी वहाँ से चले जाते हैं। क्यों ना हम इन पक्षियों के साथ अपनी दोस्ती बनाएं। आप इनके साथ भोजन लेने चले जाया करो और मैं भी इनसे दोस्ती करना शुरू कर दूंगी। हाँ गौरी, जिस जंगल में हम रहते थे वहाँ के पक्षी और कौवे कोई भी अच्छा नहीं था। हो सकता है कि इस जंगल में अच्छे पक्षी मिल जाएं हमें। वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। जंगल में कबूतर और कबूतरी दोनों बैठे हुए थे। तभी वो दोनों वहाँ आते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना इन कबूतर और कबूतरी से दोस्ती की जाए। मेरा नाम कालू है और ये मेरी पत्नी गोरी है। क्यों कौवो, तुम्हारा नाम तो सही है कालू, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो तुमसे भी ज्यादा काली है। हाँ तो क्या हुआ कबूतरी बहन और कबूतर भैया, अगर हम कौवे हैं तो हम काले ही तो होंगे। हम ऐसे काले कौवों से दोस्ती नहीं करते। चलो चलो, तुम जाओ यहाँ से। वो दोनों कबूतर और कबूतरी तो ऐसे उन कौवों का मजाक उड़ाते हैं। वो कबूतर और कबूतरी ऐसे उन्हें बेइज्जत करके वहाँ से भगा देते हैं। तब वो दोनों कौवे भी वहाँ से उड़ते हुए तोते के पास आ जाते हैं। अरे अरे, ये काले कौवे कहाँ से आ गए मेरे सामने? तोते, जल्दी से यहाँ से निकल ले, तू इन काले कौवों से दूर ही रह। तोता जल्दी से वहाँ से चला जाता है। फिर कौवे भी उदास मन से घर आ जाते हैं। मुझे नहीं लगता कालू जी कि यहाँ कोई हमसे दोस्ती करेगा। हाँ गौरी, इससे अच्छा तो हम अपने जंगल में ही सही थे। कम से कम वहाँ सारे कौवे थे तो कोई हमारा मजाक तो नहीं उड़ाता था कि हम काले हैं। वो दोनों पति पत्नी ऐसी बातें कर रहे थे कि तभी गोरी के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। कौन है? कौन है मेरे दरवाजे पर? घर के अंदर आ जाओ। फिर चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। क्या तुम दोनों इस जंगल में नए आए हो? हाँ चिड़िया, हम इस जंगल में नए नए आए हैं, पर तुम यहाँ क्यों आई हो? आप दोनों यहाँ नए नए रहने के लिए आए हो ना? तो मैं आपके लिए फल लेकर आई थी। मैंने सोचा कि आपको फल खाने के लिए दे दूं। छोटी चिड़िया, तुम्हें हमारे काले रंग से कोई फर्क तो नहीं पड़ता जो तुम हमारे पास आई हो? नहीं, मुझे आपके काले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी पक्षी चाहे गोरा हो या काला, बस वो दिल का अच्छा होना चाहिए। हम जंगल में पक्षियों से दोस्ती करने गए थे, लेकिन उन्होंने हमारा बहुत मजाक उड़ाया और काला कलूटा कहकर भगा दिया। और चिड़िया, तुम्हें पता है उन्होंने तो हमसे दोस्ती करने के लिए भी साफ मना कर दिया था। कोई बात नहीं कव्वे भैया, कव्वी बहन,
आप चिंता ना करो, मैं हूं ना, मैं आपकी दोस्त हूँ और आपके पड़ोस में रहती हूँ। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझसे मांग लेना, मैं आपको दे दूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर चिड़िया वहां से चली जाती है। गोरी और कालू खुश हो जाते हैं कि उनकी दोस्ती अब चिड़िया से हो गई। अब गौरी कौवी हर दिन चिड़िया के साथ भोजन लेने जाती। एक दिन गौरी कौवी चिड़िया के साथ भोजन लेने जाती है तो रास्ते में चिड़िया को तोता और कबूतर मिलते हैं। देखो कबूतर, इस चिड़िया ने इन काले काले कौवों से दोस्ती कर ली है। इससे कोई दोस्ती नहीं करता तो इनने इसी से दोस्ती कर ली। हाँ चिड़िया, तोता ठीक कह रहा है। देखो तो ये कौवी कितनी काली है। अगर तुम इससे दोस्ती कर रही हो तो हमसे बात मत करना। अरे तोते भैया, कबूतर मैया, आप दोनों ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर ये काली है तो इसमें इनका क्या दोष है? देखो चिड़िया, अगर तुम इससे दोस्ती करोगी तो हमसे बात मत करना। हाँ ठीक है, आप दोनों मुझसे बात मत करो, चले जाओ यहाँ से। मुझे शर्म आती है आप जैसे पक्षियों के साथ इस जंगल में रहने से। गोरी बहन, तुम चलो यहाँ से, हमें इनके मुंह नहीं लगना। चिड़िया, दोष हो या ना हो, अगर तुम्हें हमसे दोस्ती करनी है तो इससे बात करना छोड़ना होगा। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। गौरी कौवी का दिल तो बहुत ज्यादा दुख जाता है और वो रोने लग जाती है। गोरी बहन, आप रो मत। अगर आपसे कोई दोस्ती नहीं कर रहा तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो तो उनकी गलती है कि वो तुमसे बात नहीं कर रहे। तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी पक्की सहेली हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं जीना नहीं चाहती। जंगल का कोई भी पक्षी मुझे अपनी नजरों से देखना नहीं चाहता है। मैं क्या करूं? फिर वो दोनों वहां से चली जाती हैं और गोरी कौवी अपने घर आ जाती है। फिर अपने पति कालू को सारी बात बताती है। मुझे नहीं रहना कालू जी इस जंगल में। इस जंगल के पक्षी बहुत बुरे हैं। उस मोटी चोंच वाले तोते और उस गंदी आंखों वाले कबूतर ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। वो बोल रहे थे कि नाम गौरी है और शक्ल से कितनी काली कलूटी है। अब अगर उस मोटी चोंच वाले तोते ने और गंदी आंखों वाले कबूतर ने कुछ बोला तो मैं उन दोनों का मुंह ही तोड़ दूंगा। नहीं कालू जी, ऐसा मत करना, क्योंकि इस जंगल के पक्षी भी फिर हमें यहाँ से निकाल देंगे और फिर हम कहाँ जाएंगे? मैं अंडे भी देने वाली हूँ। हाँ गोरी, जब तुम अंडे दोगी तो उनमें से हमारे बच्चे भी हमारी तरह ही काले निकलेंगे। फिर तो ये उनका भी मजाक उड़ाया करेंगे। फिर क्या होगा? हाँ कालू जी, मैं भी यही सोचकर बहुत ज्यादा घबरा रही हूँ। मैं तो कहता हूँ कि हम इस जंगल को छोड़कर यहाँ से किसी दूसरे जंगल में जाकर नया घर बना के रहते हैं। वैसे भी यहाँ के पक्षी हमसे बात नहीं करते हैं और हमारा बहुत मजाक उड़ाते हैं। हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हो। कम से कम इन पक्षियों की तरह कोई हमारा ज्यादा मजाक तो नहीं उड़ाएगा। वो दोनों पति पत्नी तो फिर अपने घर से दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कबूतर और तोता शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस गए थे। बचाओ, हमें कोई बचाओ, हम यहाँ जाल में फंस गए हैं। तभी कालू और गौरी को उन दोनों की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों जल्दी से उनके पास जाते हैं। तभी शिकारी जल्दी से भागा भागा उनके पास आ रहा था। तब गौरी और कालू उनके लंबे लंबे चोंच से जाल को तोड़ने लगते हैं। शिकारी आने से पहले वो जाल को तोड़ देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तभी शिकारी वहां आता है। गोरी और कालू, हमें माफ कर दो। हम दोबारा किसी भी पक्षी का मजाक नहीं बनाएंगे। हमने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया है। हम दोबारा कभी तुम्हारा मजाक नहीं बनाएंगे। आज के बाद से तुम इस जंगल में आराम से रह सकते हो। ऐसे कबूतर और तोता गोरी और कालू से माफी मांगते हैं। उस दिन के बाद से जंगल के सभी पक्षी बिना भेदभाव के आपस में एक साथ मिल